हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब समझिए बेटा, बेसिकली क्या है, कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तीन बातें होनी चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो और उसको कहाँ प्लेस किया गया हो, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया हो, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा ये हमने कैलकुलेट करना है। तो समझिए बेटा, सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे हम मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड एल क्या मान लीजिए, एल मान लीजिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन विच करंट फ्लोइंग इज आई। और ये मान लीजिए इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर भाई, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के पैरामीटर्स क्या है कि कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कंडक्टर की लेंथ एल है और मान लीजिए कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई। क्लियर। अब मैं कहता हूं मैंने कंडक्टर को रखा मैग्नेटिक फील्ड में और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी। बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड और बेटा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा। क्लियर। तो देखो दो तीन पॉइंट क्लियर करेंगे। कंडक्टर है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। और बी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड या मैग्नेटिक फील्ड इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, जहाँ पे कंडक्टर को क्या किया गया है बेटा, प्लेस्ड किया गया है। क्लियर, यहाँ तक आया समझ में। अब एक बात सुनेंगे बेटा, सबसे पहले क्या कहेंगे, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो बेटा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे और क्लियर सी बात है बेटा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर। तो हम क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो मूव करने की स्पीड होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। वीडी यहाँ पे क्या है, वीडी है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और बेटा माइनस ई क्या मान लेंगे, माइनस ई मान लेंगे दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब एक बार समझे कॉन्सेप्ट, हमने पूरे कंडक्टर का फोर्स निकालना है तो हम ऐसे कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऑटोमेटिक पूरे कंडक्टर का फोर्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई वीडी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया माइनस ई, और अब क्या बताओगे, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। और किसका कॉन्सेप्ट लगा देंगे बेटा, मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। एक बात सुनो, आपने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, पढ़ा है ना, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की फॉर्म में यही होता है। तो यहाँ पे देखना, जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी है ही,
क्लियर? तो ये कह सकता हूँ, तो देखना, नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एफ से डिनोट कर दूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, देखना Q इंटू वी क्रॉस बी। तो देखना Q की जगह क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये क्या है बेटा, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है। अब उसके बाद समझेंगे, अज्यूम करेंगे लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। हम क्या कह देंगे कि कंडक्टर के अंदर एक वॉल्यूम के अंदर स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब एक बार समझें, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है बेटा, लेंथ एल है, तो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए एल आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे, एक वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल वॉल्यूम ए एल है, तो क्या आएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conductor, total number of electrons in the conductor is equal to NaL। क्लियर हो गया? ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज NaL। अब एक पॉइंट समझिए, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL आ गए तो आप क्या बताओगे, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। और बेटा टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर कैपिटल एफ मान लूँ, और कैपिटल एफ किसके बराबर आएगा, NaL, और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है, ये आपकी इक्वेशन 1 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझिए बेटा, आप ये कहते हो कि आपने करंट पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूँ तो करंट का आपने ये रेफरेंस पढ़ा है, आई, चलो स्मॉल एफ की वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल एफ की वैल्यू रखी तो बेटा क्या आ गया, माइनस NaLE VD क्रॉस बी। यही आया ना बेटा, VD क्रॉस बी आया। अब समझिए, यहां पे एक पॉइंट देख लीजिए, यहां पे ये जो वैल्यू है NeAL और साथ में क्या है VD, तो आप यहां पे रेफरेंस दे सकते हैं कि I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा NeAVD के। अब देखना, ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या बताओगे, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि I किसके बराबर होता है, NeAVD के बराबर होता है। और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ से एक बात समझना, यहाँ से अगर मैं कहता हूँ वेक्टर फॉर्म में डिनोट करो, अगर वेक्टर फॉर्म में डिनोट करोगे तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे। और अब समझना बेटा, अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगाता हूँ, NeAVD वेक्टर है, तो यहाँ सिंपल लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से अपोजिट होती है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से IL किसके बराबर होगा, NeAVD इंटू L के बराबर होगा। और इस तरह से देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, और आपकी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ये क्या आ गया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया।
अब देखिए, अब वो कहता है अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ, मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई, एल बी है तो क्या आ जाएगा एल बी साइन थीटा। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। और ध्यान रखना बेटा, हम फोर्स की डायरेक्शन दे सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर is given by Fleming's left hand rule. Fleming's लेफ्ट हैंड रूल एक बार समझ लीजिए, रिपीट कर देता हूँ, वैसे पहले भी बता चुके हैं लेकिन पता होना चाहिए आपका। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहता है, सबसे पहली बात लेफ्ट हैंड होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड में तीन बातें होनी चाहिए, एक फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए, एक सेंट्रल फिंगर होनी चाहिए और एक होना चाहिए थंब। और तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो देखना, फर्स्ट फिंगर तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर क्या था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, या इसको कह सकते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक ही बात है, चाहे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कह दो, चाहे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कह दो। तो यहाँ पे हमारे करंट की डायरेक्शन है तो हम इसको किससे डिनोट कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को सेंट्रल फिंगर से डिनोट कर देंगे। और थंब क्या देता है, थंब फिर डायरेक्शन दे देता है मैग्नेटिक फोर्स की, या फोर्स की कह सकते हैं। तो इस तरह से इस फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फिंगर देगी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर देगी आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ऑटोमेटिक थंब आपका क्या दे देगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकल जाएगी। तो बेटा ध्यान रहेगा, ये क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बेटा दो केस हैं, आप इसके स्पेशल केस भी मार्क कर सकते हैं उनको। क्या है ये, देखना स्पेशल केस। पहला केस, अगर थीटा 0 या 180 होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, तो उस टाइम पे ये फोर्स 0 के बराबर हो जाएगा और ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी। ये क्या होगी, फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी। दूसरा स्पेशल केस क्या कहता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो उस टाइम पे फोर्स हो जाएगा ILB के बराबर, और ये अपने आप में फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब सॉरी, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है क्या। सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्टेप नहीं है। हमने पूरे कंडक्टर पे एक्ट करने का फोर्स निकालना है। हम नॉर्मल मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करके, जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, नॉर्मल मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करके एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल लेते हैं, और फिर कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं NaL, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या आ जाता है, पूरे कंडक्टर का फोर्स आ जाता है। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? तो ध्यान रहेगा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर किसके बराबर है, ILB साइन थीटा के बराबर है, और डायरेक्शन दी जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, वीडियो को पॉज करके अब भी नोट कर सकते हैं आप कि ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। क्लियर? अब देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आने के बाद अब हम इसी पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। तो देखो, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए सिंपल चलते हैं, मान लो वो कहता है देयर इज ए स्ट्रेट वायर, पूरा न्यूमेरिकल लिख देते हैं जिससे सिचुएशन क्लियर हो जाए। वो कह रहा है ए स्ट्रेट वायर
ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम and length 1.5 meter and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere carries a current of 2 ampere क्लियर। अब कहता है it is suspended in air, it is suspended in air by a uniform horizontal magnetic field B वेक्टर। एक बार समझ लीजिए इस पॉइंट को क्या है। वो कहता है वायर है, स्ट्रेट वायर है, मास ये है, लेंथ ये है, करंट ये फ्लो कर रहा है। मतलब उसने हमें गिवन डाटा में क्या दिया है, उसने हमें गिवन डाटा में दिया है मास ऑफ द वायर। मास ऑफ द वायर क्या है 200 ग्राम। फिर लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है 1.5 मीटर। और फिर दिया है वायर में करंट, वायर में करंट कितना है 2 एम्पियर। अब वो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब समझिए बेटा एक बार, देखो उसने कहा वायर है बेटा, वायर में करंट बता दिया, वायर में क्या बताया करंट बताया। अब एक बात समझना, वायर सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड इन एयर। और बेटा किसकी वजह से एयर में सस्पेंडेड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब एक बात समझें, पहली बात अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वायर का वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। मान लीजिए ये आपकी वायर है और वायर का वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वेट की वजह से वायर नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर एयर में सस्पेंड हो गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स कहाँ लगा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा। और वो फोर्स किसके बराबर रहा होगा, वेट के बराबर रहा होगा, और इसीलिए वायर सस्पेंड हुई होगी। मतलब देखिए यही बेसिक पॉइंट है। आप पहले ये भूल जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल सोचें, अगर मान लीजिए ये पेन एक वायर है और अगर मैं इस पेन को फ्रीली सस्पेंड करूं तो पेन कहाँ गिर जाता है, नोटबुक पे गिर जाता है। किस वजह से, क्योंकि पेन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है नोटबुक की तरफ। तो सिंपल सी बात है, ये वायर है, वायर का वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो इसका मतलब वायर कहाँ गिरनी चाहिए, ज़मीन पे गिरनी चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा, वायर सस्पेंडेड है एयर में। इसका मतलब वायर के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में है और वेट के बराबर है। अब बेटा फोर्स, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो सिंपल सी बात है कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और वो फोर्स कन्फर्म किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे समझना, आप क्या बताओगे, नाउ वायर इज सस्पेंडेड इन एयर। अब वायर किस में सस्पेंडेड है, एयर में सस्पेंडेड है। इसका मतलब क्या आएगा बेटा, इसका मतलब आएगा जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर या मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर किसके बराबर होगा, दैट इज वेट ऑफ द वायर। यही होगा ना,
मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द वायर के बराबर होगा। तो समझिए मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आपका, अभी अभी हमने पढ़ा है, दैट इज ILB साइन थीटा, यही आएगा ना भाई। आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आएगा, ILB साइन थीटा के बराबर आएगा। लेकिन एक बात समझिए बेटा, उसने क्या कहा, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है वो कैसे अप्लाइड है, हॉरिजेंटल अप्लाइड है। अब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल अप्लाइड है तो सिंपल सी बात है बेटा, हॉरिजेंटल में क्या हो सकता है, हॉरिजेंटल में या तो मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का एंगल जीरो होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का एंगल जीरो हुआ तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, वायर सस्पेंड हो नहीं पाएगी एयर में। या फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना एंगल हो सकता है, 90 का। भाई दो ही तो ऑप्शन है, एक बार समझें। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। अब बेटा या तो कंडक्टर ऐसे होगा, अगर कंडक्टर ऐसे हुआ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ के बीच का एंगल क्या है, जीरो। जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा और सस्पेंड हो नहीं पाएगा। या फिर कंडक्टर की सिचुएशन क्या हो सकती है, या फिर कंडक्टर की सिचुएशन हो सकती है ये कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो, 90। तो बीच का एंगल 90 होगा तो उस टाइम पे हम ILB साइन थीटा की बजाय ILB साइन 90, और वेट तो तुम्हें पता ही है किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। साइन 90 की जगह 1 आ गया तो क्या आ गया, ILB इज इक्वल टू mg। अब एक बात समझिए बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी फॉर्मूला हम जो वैल्यूज़ प्लेस्ड करेंगे वो सारी की सारी वैल्यू एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। एक ही सिस्टम मतलब या तो MKS SI सिस्टम में हो या फिर सारी की सारी CGS सिस्टम में हो। अब यहाँ पे देखें, करंट एम्पियर में है, लेंथ मीटर में है, तो मास भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अब किलोग्राम को ग्राम में, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर दें, 10⁻³ एंड दैट इज इन किलोग्राम, कर सकता हूँ। तो अब देखना वैल्यू प्लेस करूँगा मैं, आई की जगह क्या आ गया 2, लेंथ की जगह क्या आ गया 1.5 मीटर। बी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। उसने यही कहा है ना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किसके बराबर होगा, एम कितना है 200 इंटू 10⁻⁻3। ये किसकी वैल्यू हो गई, m की। और बेटा g की एक्चुअल वैल्यू तो होती है 9.8, ठीक है। तो आप चाहो तो g की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए, और चाहो तो g की वैल्यू आप एग्जैक्ट भी लेके चल सकते हैं 9.8। क्लियर। तो इस तरह से देखना बेटा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, b इज इक्वल टू क्या होगा 200 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 और अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.5। अब एक बार समझें बेटा, देखो 10⁻⁻2 3 और 2 कट जाएगा 10⁻⁻1, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2 इंटू 0.98। समझ गए ये कैसे लिखा, क्योंकि 200 का मतलब क्या है 2 इंटू 10⁻², 10⁻² और -3 कैंसिल हुआ तो 10⁻⁻1, ये 9.8 था, -1 का मतलब एक डेसिमल और शिफ्ट कर दिया। और नीचे क्या है बेटा, नीचे आपका आ रहा है 2 इंटू 1.5। अब बेटा 2 से 2 कैंसिल, 0.98 को किससे डिवाइड कर दो, 1.5 से डिवाइड कर दो, और इसको 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आना चाहिए 0.65। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.65 टेस्ला। क्लियर। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा क्लियर। बस दो ही पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें डायरेक्ट रिजल्ट का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डायरेक्शन के लिए तो कोई डाउट नहीं है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी कई बार आ चुका है। देखो ये 2-3 रूल आपको पता होने चाहिए। पहला रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए।
दूसरा राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल मैंने आपको दोनों तरीके से बता रखा है कि एक तरीका तो क्या है जब करंट किसी स्ट्रेट पाथ पे हो, और दूसरा क्या है करंट किसी सर्कुलर पाथ पे हो। दोनों डायरेक्शन में दोनों तरीके से बता रखा है राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी रिपीट हो चुका है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल को समझना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको यही पता होना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करूँ तो हमारे पास ये आ गया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। वेक्टर की फॉर्म में तो क्या आएगा I इंटू एल क्रॉस बी। बाकी हमें वेक्टर की फॉर्म में कम ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ILB साइन थीटा के बराबर होगा। ये रिजल्ट ध्यान रहे, दैट इज़ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये क्वेश्चन तो सिंपल था कि वायर का वेट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सस्पेंड हो रहा है, तो फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स जो है वो वेट के बराबर होगा, और जस्ट दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाल दी है। ये एक पॉइंट बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल करने का पैटर्न फिक्स है। सबसे पहले जो डाटा गिवन हो वो, फिर उसके बाद जो चीज़ कैलकुलेट करनी हो वो, और फिर थोड़ा सा माइंड में सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पे। बाकी बेटा कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट आगे कराएंगे। ओके, थैंक यू।